नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो बच्चों हम इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कंबाइंड टेस्ट सीरीज, सिंगल चैप्टर टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, कई टाइप की टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस हैं वो एक तरह के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब वो मिक्सचर जहां पर आप किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द मिक्सचर। अब जो ये चैप्टर है वो दो कंपोनेंट की बात करता है, यानी जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो एक कंपोनेंट है वो ज्यादा मात्रा में होता है और दूसरा कंपोनेंट कम मात्रा में होता है। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट्स। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सचर बनेगा उसको हमने नाम दिया बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमारे पास कई तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम दो तरह के सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। वो मोस्टली हमारा लिक्विड इन लिक्विड पर ज्यादा फोकस होगा। तो जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सॉल्यूशन की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड इन गैस। लिक्विड का सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट सॉलिड होगा। तो अगर मैं गैस और गैस की बात करूं तो जो हमारी एयर है वो एक तरह का गैस इन गैस सॉल्यूशन है। दूसरा लिक्विड इन गैस, तो जो कोहरा होता है, जो फॉग होता है, वो एक तरह का लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन है। यहां पर एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। रही बात सॉलिड की गैस में, तो हम कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व करते हैं तो इस तरह का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करो, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में। लिक्विड एंड लिक्विड, कई सारे अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर दो। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड यानी जैसे ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, इनको आप पानी में डाल दो तो सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर दो, तो यहां पर एग्जाम है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड एग्जाम्पल है अमलगम, तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, तो कई टाइप के एलॉयज इस तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। तीन फॉर्मूले सबसे मेन है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो आइए वन बाय वन हम सब में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं मास परसेंटेज, इसको हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूट हो, बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज V/V, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम, तो कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, वो कहलाएगा मास बाय वॉल्यूम। पार्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू मिलियन, यानी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल। तो हम जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो यहां पर ए के मोल है Na और बी के मोल है Nb, तो इनका मोल फ्रैक्शन निकलेगा, देखो XA इक्वल टू Na बाई टोटल मोल, और यहां पर हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो Nb बाई टोटल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है वो यूनिटी होती है, यानी 1 होता है।
तो अगर आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो 1 में से उसको माइनस कर दो, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम चल जाएगा। क्लियर। अब आती है बात मोलैलिटी की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है मोल ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। देखिए बच्चों, सॉल्वेंट का मास है ना, केवल सॉल्वेंट का मास, ठीक। दूसरा है मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है मोल ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सारे एक्सप्रेशन है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने। तो ये सारे फॉर्मूले हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने। अब एक और चीज आपको समझनी है। देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास मास परसेंटेज, ppm यानी पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि यहां पर जो है सॉल्यूशन का यूज किया गया है, सॉल्वेंट का यूज किया गया है, तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जबकि मास पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक क्वेश्चन इसी से लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों वो होती है मोलैलिटी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और इसमें मैं 3 चीजें आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक तो आपको मोलैलिटी निकालना आना चाहिए, दूसरा मोलैरिटी निकालना आना चाहिए, तीसरा मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। और आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 20% KI सॉल्यूशन की कितनी है, 1.22 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले यहां पर आप एक फॉर्मूला लिख दें मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, हमारा सॉल्यूट कौन सा है, KI बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अच्छा, अब जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो है m इक्वल टू सेम आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, है ना, सॉल्यूट हमारा KI है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है XA इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB, है ना। तो Na मतलब XA के मोल है और NB मतलब दूसरा कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट है उसके मोल है। तो सबसे पहले बच्चों हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के लिए KI के नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो देखो यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है W बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कितना ग्राम है और बाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब ग्राम कैसे मालूम चलेगा, इससे। तो 20% का मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम हमारे पास KI है और टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। वाटर का जो मास है, देखो यहाँ पर मास बाय मास दे रखा ना, तो वाटर का जो मास है वो हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो 80 ग्राम वाटर का वेट है, 20 ग्राम KI का वेट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है। तो ये तीनों का वेट हमें मालूम चल गया है, ठीक। तो अब यहां से हम KI के मोल निकालेंगे। तो KI का जो ग्राम है वो है 20 और बच्चों KI का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 166। तो ये निकल के आ जाता है 0.12, ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। तो एक चीज हमें मालूम चल गई है ना। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का जो मास है वो है हमारे पास सॉल्वेंट का 80 ग्राम है ना। तो इसको अगर मैं kg में डालूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ KI लिखूंगा मैं 0.12 और सॉल्वेंट का वेट kg में हो जाएगा 0.08। तो यहां पर जो मोलैलिटी है वो निकल के आ जाएगी 1.5। अब हमें जो है मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन का वेट दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है।
तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आएगा V इक्वल टू डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो मास है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.202 ग्राम, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 83.2 ml, है ना, ये ml होगा। ठीक, अब 83.2 ml को अगर मैं लीटर में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा बच्चों 0.083 लीटर। तो अब इन दोनों का कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1.44 मोलर। तो ये हमें मोलालिटी मालूम चल गई है और ये नीचे हमें मोलरिटी मालूम चल गई है। ठीक है, अब हमें मालूम करने हैं सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्वेंट क्या है बच्चों? वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट कितना है सॉल्वेंट का? 80 ग्राम है ना, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 4.44। तो ये हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल मालूम चल गए। ठीक, तो अब जो है KI के मोल फ्रैक्शन यानी XA, ए मतलब KI, तो इसके मोल है 0.12 बाई टोटल मोल यानी 0.12 प्लस 4.44। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.263, ये XA का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से बच्चों मोलालिटी हो गई, मोलारिटी हो गई और KI के मोल फ्रैक्शन हमने मालूम कर लिए। क्लियर? तो बच्चों सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कितना उसमें सॉल्युबल हो सकता है सॉल्यूट, इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी यहां पर लिक्विड की भी हो सकती है और सॉल्युबिलिटी यहां पर सॉलिड की भी हो सकती है। तो दो चीजें टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर है जो किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट और इसके साथ जोड़ दो सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो हर कोई सॉलिड हर किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है या सॉल्युबल नहीं होता है। अगर मैं शुगर की बात करूं और सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजीन है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर दूसरी बात की जाए तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो शुगर और NaCl है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। तो बच्चों इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये मालूम चलता है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व। तो यहां पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड और शुगर दोनों ही पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्यूट है, सॉरी दोनों ही पोलर सॉल्यूट है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वाटर पोलर है। इसी तरह नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये बेंजीन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि डिसॉल्व तभी होते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर होता है, तो वो पोलर पोलर के लिए होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर के लिए होता है। अब एनसीईआरटी से दो क्वेश्चन हम लगाते हैं पोलैरिटी के बेसिस पर। तो इन कंपोनेंट में आपको ये बताना है कि वाटर में कौन इनसॉल्युबल होगा, कौन पार्शियली सॉल्युबल होगा और कौन हाईली सॉल्युबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाटर किस टाइप का सॉल्वेंट है। तो बच्चों वाटर एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, अब वाटर में OH है यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा। तो अब देखिए बच्चों, एक तो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल यानी CH2OH का होल ट्वाइस। ठीक, तो देखो जो फॉर्मिक एसिड है वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा यानी इट इज हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इसके पास कार्बन भी कम है। तो अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करूं तो इसमें 2 OH है, ये आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले तो ये भी हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक, अब बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल में एक तो बेंजीन रिंग होती है और दूसरा OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन बेंजीन में ज्यादा कार्बन होने की वजह से वाटर रिपेलिंग नेचर भी है यानी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी है।
तो वाटर में इतना सॉल्युबल नहीं होगा, तो इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। रही बात पेंटेनॉल की, तो जो पेंटेनॉल है उसमें भी OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन पेंटेनॉल यानी 5 कार्बन है, तो वाटर रिपेलिंग नेचर है, तो ये भी पार्शियली सॉल्युबल होगा। रही बात क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की होने की वजह से ये लगभग इनसॉल्युबल होगा वाटर में। दूसरी बात टॉल्विन, तो टॉल्विन पूरी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो टॉल्विन भी इनसॉल्युबल होगा वाटर में। दूसरा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। तो एन ऑक्टेन एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो अगर पोलैरिटी बढ़ेगी किसी सल्यूट की तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इनको आप पोलैरिटी के ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे ज्यादा पोलर है KCl, KCl इज हाईली पोलर, तो सबसे कम सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो है अल्कोहल और इसमें, तो बच्चों ये उसके बाद ज्यादा पोलर होता है, तो CH3OH, उसके बाद पोलैरिटी का नंबर आता है CH3CN, और सबसे कम पोलर है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मोर सॉल्युबल, इट इज लेस, इट इज वेरी लेस एंड इट इज वेरी वेरी लेस। क्लियर? तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन है, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पोलर पोलर एंड नॉन पोलर नॉन पोलर, ये कंसेप्ट आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं डिसोल्यूशन। तो जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहां धीरे धीरे बढ़ती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, यानी वो सॉल्युबल होने लगता है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट टर्म्स है क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों जब किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये डिसोल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे नीचे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आने लगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड होके इनसॉल्युबल पार्टिकल बना देंगे। तो यहां पर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन दोनों एक इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाएंगे, यानी जितना सॉल्युबल हो रहा है उसी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन यानी PPT की फॉर्म में अलग हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस तभी होती है जब फर्दर सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं होता है एक फिक्स अमाउंट और फिक्स टेम्परेचर पे। नेक्स्ट टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कंडीशन होती है जब फिक्स टेम्परेचर में और फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में फर्दर सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर डिसॉल्व होता रहे तो अनसैचुरेटेड और डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सी है। अगर बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है हीट निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो जब इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर। अब एक क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is incorrect? A solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution, ये भी ठीक है। An unsaturated solution is one which more solute can be dissolved at the same temperature, ये भी ठीक है। The solution which is dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution, ये भी ठीक है। और लास्ट वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मिनिमम नहीं होगा बच्चों ना, मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आंसर हो गया डी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो गैस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि गैस का नेचर क्या है। तो जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है
और इसी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो सस्टेन होती है, क्योंकि हर किसी को रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व होगी वो ऑक्सीजन के नेचर पर डिपेंड करता है, और इसी तरह एक दूसरी गैस है HCl, वो वाटर में काफी अच्छी तरह से डिसॉल्व होती है। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों फैक्टर को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो बच्चों जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पर देखो ये गैस के पार्टिकल है और कुछ गैस के पार्टिकल सॉल्वेंट में है, तो ऊपर से हमने प्रेशर डालना शुरू किया, तो मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो यहां पर एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप सेटअप किया गया है प्रेशर ऑफ द गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के बीच में, और इस लॉ को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो बच्चों हेनरीज लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of the liquid or solution। तो यहां पर एक डायग्राम आप समझिए कि यहां पर गैस है और ये लिक्विड है, इस गैस को हमें इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है। तो इस लिक्विड के ऊपर जो भी गैस है उस गैस को हम उसके पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं, है ना। तो कितनी गैस डिसॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो गैस भी कम डिसॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो गैस डिसॉल्व हुई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो सीधी सी बात है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पर, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर इंक्रीज मोल फ्रैक्शन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, बस। तो हेनरी लॉ को अगर मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यानी x और पार्शियल प्रेशर यानी p। तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और यहां पर जो KH है वो हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और x मतलब मोल फ्रैक्शन और p मतलब पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं KH निकालना चाहूं तो KH इक्वल टू P बाई एक्स। अब एक चीज बच्चों आपको समझनी है, KH और मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर KH इंक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और बच्चों इतना हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो पर्टिकुलर गैस के लिए अलग अलग होता है। थोड़ा इसके बारे में अभी मैं आपको और बताता हूं। तो यहां पर HCl गैस के मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच एक रिलेशनशिप बताया गया, तो वो एक लीनियर ग्राफ बनता है। यहां पर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हेनरी लॉ वैलिड है, हेनरी लॉ की वैलिडिटी यहां पर प्रूव होती है। अब अगर मैं KH की बात करूं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है एट सेम टेम्परेचर। तो KH जो है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, यानी अगर KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो बच्चों अब हम एक टेबल देखते हैं जहां पर टेम्परेचर, टाइप ऑफ गैस और हेनरी कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप बताया गया। तो यहां पर 1, 2 और ये 3 गैस है और टेम्परेचर सेम है। तो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होगा, यानी ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। तो अगर 2 गैस जो सिमिलर गैस है उनके बीच अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, एक का टेम्परेचर इतना है आप टेम्परेचर बढ़ा दो, तो हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। यानी बोलने का मतलब यह है कि हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से, चलो पहले ऐसे बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट है और हेनरी कांस्टेंट भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर द गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। देखो, है ना, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी जब कांस्टेंट बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखना।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो अगर मैं बायोलॉजिकल फिनोमेना की बात करूं तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें जो CO2 है वो ज्यादा डिसॉल्व कब होगी, जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। तो वो हाई प्रेशराइज्ड बॉटल होती है ताकि CO2 ज्यादा से ज्यादा उसमें सॉल्युबल हो सके, और जब हम ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है। दूसरा, अब बात करते हैं स्कूबा डाइवर की। स्कूबा डाइवर वो पर्सन होते हैं जो समुद्र के नीचे गहरे पानी में, यानी गोताखोर होते हैं जो गहरे पानी में खोजबीन करते हैं। तो ये सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसके अंदर कई सारी गैसेस भरी होती हैं। तो जब वो समुद्र के नीचे होते हैं तो उनकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वो जो गैस है सिलेंडर से उनके ब्लड में जा रही है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब वो समुद्र के बाहर आते हैं तो प्रेशर एकदम कम हो जाता है। तो वो जो एक्सेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो गैस उनकी बॉडी से बाहर आती है, यानी ब्लड के बाहर आती है। तो जब वो ब्लड से बाहर निकलती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो वो एक बबल की फॉर्म में आती है। तो जिस वजह से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको हमने नाम दिया बेंड्स। तो बच्चों ये जो बेंड्स है वो काफी पेनफुल होता है, कई बार उनकी लाइफ को खतरे में भी डाल सकता है। और खासकर ये कौन सी गैस करती है? नाइट्रोजन गैस करती है। यानी हाई प्रेशर पे तो ज्यादा सॉल्युबल है लेकिन कम प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया जाता है। वो 57.2% रखी जाती है 78 से, और हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि हीलियम जो है कम सॉल्युबल है ब्लड में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर हाई एल्टीट्यूड की बात की जाए तो हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो ऐसे में जो माउंटेनियर होते हैं, जो चढ़ाई करते हैं, उनके ब्लड में गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। तो कई बार जो है वो ऑक्सीजन को सिलेंडर को लेकर चलते हैं अगर उन्हें हाई एल्टीट्यूड में चढ़ाई करनी होती है। तो बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अगर मैं गैस की बात करूं लिक्विड में, जब हम गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। तो बच्चों इसका रीजन है कि जो गैस के पार्टिकल हैं जब वो गैस में होते हैं तो उन पर एनर्जी ज्यादा होती है, और जब वो लिक्विड के अंदर आते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि उनका स्पेस कम हो जाता है। तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी जब गैस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। नीचे एक लिक्विड रखा है और उसको सील करके हमने पैक कर दिया, तो उसके ऊपर जो भी वेपर बनेंगे दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हैं। तो एक का नाम है 1, दूसरे का नाम है 2। अब दोनों को एक सील कंटेनर में हमने मिक्सचर के फॉर्म में रख दिया। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है। तो दोनों की वेपर यहाँ पर बनेंगी। तो कुछ देर बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ना तो वेपर बढ़ेंगे ना तो लिक्विड घटेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसको हमने नाम दिया P टोटल, और वो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के वेपर प्रेशर का इक्वल होगा, यानी P टोटल इक्वल टू P1 एंड P2। तो तीन प्रेशर है, एक टोटल वेपर प्रेशर और एक है P1 यानी वन कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और दूसरा है P2 यानी कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर। दूसरी चीज है, अगर मैं पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करूं तो अभी एक नियम आने वाला है जिसको हम बोलते हैं राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ ने मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले वही देख लेते हैं, है ना। तो राउल्ट लॉ ये बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी वो कितना सॉल्युबल हुआ है, वो कितना सॉल्युबल है उस लिक्विड में, उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। तो यहां पर जो P1 है वो कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर है, और जो P1 नॉट है वो उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर फॉर्म में होता है, जब उसके साथ कोई भी मिक्सर नहीं होता है, और X1 इसका मोल फ्रैक्शन यानी उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इसी तरह P2 के लिए आएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। दोनों कंपोनेंट के लिए हमने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में सेटअप कर दिया।
अब जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, P1 प्लस P2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं तो P टोटल इक्वल टू P1, P1 के लिए ये रहा और P2 के लिए ये रहा, ठीक है। अब जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो होता है यूनिटी, यानी अगर मुझे x2 का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो मैं 1 में से x1 को माइनस कर दूंगा, तो सेम यहीं पर किया गया। तो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, तो x1 की जगह में हमने रख दिया, बाकी सेम टू सेम रखा। उसके बाद जो इक्वेशन बनी बच्चों ये वाली बनी, P1 और P2 के वेपर प्रेशर दे रखा है जब वो प्योर फॉर्म में होता है, और x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। तो इससे बच्चों हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर मालूम है तो आसानी से आप जो है मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें इससे सॉल्व हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपोनेंट 2 के। अब एक ग्राफ से समझते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर ये कंपोनेंट 1 है और इधर कंपोनेंट 2 है। तो कंपोनेंट 1 है तो ये इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर है, और ये कंपोनेंट 2 है ये उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर है। अब इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, इसका मतलब जो P2 है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू P1, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो जब हम x1 से x2 की तरफ जाते हैं इस तरह से, तो वो जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, देखो बढ़ रहा ना वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x1 के मोल बढ़ेंगे, सॉरी x2 के मोल बढ़ेंगे, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा और वो एक लीनियर प्लॉट देगा। अब जब आप x1 से x2 की तरफ आते हैं तो इसी तरह जो है उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो दोनों एक लीनियर प्लॉट की तरफ आएंगे। अब एक और चीज, यहां पर दो टर्म्स और आपको सीखने हैं, y1 एंड y2। y1 एंड y2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 इन द वेपर फेज। तो एक तो हमारे पास x1 एंड x2 था, तो x1 x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन लिक्विड फेज, और जो y1 एंड y2 है वो मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला समझना है। तो P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल और P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल, यानी PT इक्वल टू P2 बाई y। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B is 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. तो वेपर फेज और लिक्विड फेज में हमें A और B की कंपोजिशन मालूम करनी है, यानी इनके नंबर ऑफ मोल हमें मालूम करने हैं। Na मालूम करना है और Nb या Xa और Xb मालूम करना है, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है पहले देखो, तो मैं A को P1 मान लेता हूं और B को P2 मान लेता हूं। तो प्योर फॉर्म में इनका जो वेपर प्रेशर है वो है 450 और ये है 700, और टोटल प्रेशर दे रखा हमें 600, ठीक। तो पहले हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना है किसी एक का, चाहे x1 का करो, चाहे x2 का करो, या A का करो, B का करो। तो हमारे पास इक्वेशन है PT इक्वल टू P1 नॉट P2 माइनस या P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है x2 मालूम करेंगे, यानी कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन। तो PT तो हमें मालूम है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो P1 कितना हमारे पास है, P1 है 450 प्लस यहाँ पर P2 कितना है 700 माइनस 450 इंटू x2। तो यहाँ पर हो जाएगा 450 प्लस 250 x2, है ना, और इधर हमने रखना है PT 600। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 250 इक्वल टू 600, सॉरी x250 है ना, इक्वल टू 600 माइनस 450, तो ये निकल के आ जाएगा 150। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 150 बाई 250। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.6। तो x2 है ये, यानी सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया x 0.6।
तो x1 हो जाएगा 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। तो हमें ये दोनों का मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया है। अब मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया है तो हम इनका पार्शियल प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। तो जो PA है वो होता है PA का प्योर प्रेशर इंटू XA। तो यहाँ पर PA है 450 इंटू XA है कितना है 0.4। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 180। और उसी तरह PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तो PB कितना है 700 इंटू XB कितना है 0.6। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 420। ये दोनों मिलके 600 होते हैं ना। कंपोजिशन हुआ लिक्विड मिक्सचर में। अब हमें जो है वेपर फेज में मालूम करना है। तो Y इक्वल टू PA बाई PT। तो YA यानी A का कंपोनेंट। तो PA कितना है बच्चों, PA है 180 बाई 600। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.3। और दूसरा है YB इक्वल टू PB बाई PT। तो ये हो जाएगा PB कितना है 420 बाई 600। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.7। हाँ मतलब बात एक ही है ना, 1 में से माइनस कर लो। तो ये वेपर फेज में कंपोजिशन और ये दोनों पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो यहाँ पर हम दो लॉ को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों लॉ में डिफरेंस क्या है और दोनों लॉ इक्वल कब हो सकते हैं। तो बच्चों राउल्ट लॉ ये बोलता है कि किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो ये राउल्ट लॉ है, यानी पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन एट प्योर फेज। तो ये हमारे पास राउल्ट लॉ है। तो राउल्ट लॉ जो है दो वोलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर में इस्तेमाल किया जाता है, या वो एक वोलेटाइल कंपोनेंट हो और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो। वहीं अगर मैं हेनरी लॉ की बात करूं तो हेनरी लॉ भी सेम बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, है ना। और हेनरी लॉ जो है गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में एक्सप्रेस करता है। तो यहां पर बच्चों दोनों चीजें सेम है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां पर हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में एक बेसिक डिफरेंस है, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, है ना। तो यहां पर जो KH है वो हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करता है और जो P1 नॉट है वो उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है। तो यहां पर दोनों लॉ इक्वल कब होंगे, जब हेनरी लॉ कांस्टेंट इज नाउ बिकम इक्वल टू P1 नॉट। तो चलिए अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो बच्चों यहां पर एक डायग्राम दे रखा है। यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट है जिसमें कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं है। तो प्योर सॉल्वेंट का यहां पर वेपर प्रेशर ये दे रखा है, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज्ड। और जब हम इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं जो हरी बॉल से रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बाद जो वेपोराइज्ड मॉलिक्यूल है वो कम हो जाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस मिक्सचर का वो जो सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर या वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ये कंसेप्ट है। अब यहां पर जो है हम एग्जांपल लेने वाले हैं, कई सारे हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिला दो, ग्लूकोज को मिला दो, यूरिया को मिला दो, या फिर शुगर को मिला दो। तो इन सबको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो वो जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी वो प्योर फॉर्म में जितना उसका प्रेशर है उससे कम रहने वाला है। अब ऐसा क्यों होता है तो इस पॉइंट से हम समझते हैं। तो बच्चों डायग्राम को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए यहां पर जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वेपोराइज्ड होके गैस में जा रहे हैं। जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है,
जो सल्यूट है वो इस तरह से उसकी सरफेस पर एक्युमुलेट हो जाता है और इवेपोरेशन को स्टॉप करता है, यानी सरफेस को ढक लेता है, जिस वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपोराइज्ड नहीं हो पाते हैं। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अब बच्चों यहां पर हम एक रिलेशनशिप देखेंगे कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है और वो किस पे डिपेंड करता है। तो जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, इट इज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ दैट सल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ सल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाया है उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास वाटर है जो 1 kg क्वांटिटी में, अब इसमें आपने ऐड किया 1 मोल सुक्रोज और दूसरे बर्तन में ऐड किया 1 मोल यूरिया, तो दोनों सेम वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, यानी जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज सुक्रोज के थ्रू होगा उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज यूरिया के थ्रू होगा। तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो सल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, नॉट उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर राउल्ट लॉ को देखें तो बच्चों राउल्ट लॉ ये बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए, सबसे मेन बात यह है कि दैट मस्ट बी वोलेटाइल कंपोनेंट। लेकिन जो हमने ऊपर सॉल्यूशन बनाया है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट, तो यहां पर जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी दोनों में से एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, जबकि दूसरा कंपोनेंट यानी जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। तो जो वेपर बनेगी वो केवल सॉल्वेंट की बनेगी। तो बच्चों इस केस में सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट के थ्रू क्रिएट हो रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन, और आगे हमने ये इक्वेशन आपको बताई रखी है। ठीक है, तो बच्चों अगर एक ग्राफ देखें तो जो वेपर प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा जब किसी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। क्लियर? जबकि आपने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में देखा था दो टाइप की लाइनें थी, इस तरह की लाइनें थी, है ना, तो वहां पर दोनों के मोल फ्रैक्शन आएंगे, जबकि इस केस में केवल सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर को बनाएंगे। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होने वाला है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों फेज लिक्विड है, सॉल्यूट भी और सॉलिड भी। जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन एंड एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। किसी भी कंसंट्रेशन में आप देख रहे हो हर समय ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते हुए दिखेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन में जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं न तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और न ही एंथैल्पी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। दोनों कंपोनेंट का जो वॉल्यूम पहले है बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है, और जो एनर्जी पहले वो उतना ही एनर्जी रहने वाली, यानी डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर इनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है A और एक है B। दोनों को हमने मिलाना है तो क्या बन जाएगा A और B। तो बच्चों अगर हम इनमें इंटरेक्शन की बात करें तो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन यानी AA और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी BB इज इक्वल टू द सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन। यानी पहले जो इंडिविजुअल सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था, इंटरेक्शन था, वो इक्वल होता है जब सॉल्वेंट एंड सल्यूट आपस में मिक्स होते हैं। तो AA एंड AB इंटरेक्शन विल बी सिमिलर टू द AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर? तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है
तो जितना बॉइलिंग पॉइंट पहले रहेगा बाद में भी उतना बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, जितना वेपर प्रेशर पहले होगा बाद में भी उतना ही वेपर प्रेशर होगा। तो इसी टाइप को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वैसे रियल लाइफ में परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, वो आपको समझने हैं। पहला एन हेक्सेन एन एन हेप्टेन का मिक्सचर, दूसरा ब्रोमोमेथेन ब्रोमोएथेन एन क्लोरोएथेन का मिक्सचर, और तीसरा बेंजीन एंड टॉल्यूइन का मिक्सचर। तो ये 3 टाइप के आइडियल सॉल्यूशन आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो किसी भी कंसंट्रेशन में राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो या तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अगर इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। और अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो 2 तरह के सॉल्यूशन है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन करेंगे, दूसरे जो नेगेटिव डेविएशन करेंगे। तो यहां पर बच्चों आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है। अब पहले बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउल्ट लॉ। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चों, यहां पर जो ग्रीन लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को शो कर रही है, और जो ब्लू लाइन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को शो कर रहे हैं। देखो यहां पर वेपर प्रेशर ये रहा, तो इसका वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो लाइन क्या हो जाएंगे बच्चों? ऊपर जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को समझे तो आपको और समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो 2 कंपोनेंट है हमारे पास, ए एंड बी, है ना। तो यहां पर बच्चों जो ए बी इंटरैक्शन है वो वीकर होता है, यानी जब सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डालते हैं तो दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रह जाता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो पहले का जो इंटरैक्शन है ए और बी इंटरैक्शन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब आपने उनको मिक्स किया तो तब नया इंटरैक्शन हुआ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट यानी ए बी। ये जो नया इंटरैक्शन बनाया है वो पहले के इंटरैक्शन से वीक रहता है, तो मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब एग्जांपल समझते हैं। तो एक हमारे पास है इथेनॉल एंड एसीटोन का मिक्सचर, और बच्चों दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का मिक्सचर। अब देखो इथेनॉल और एसीटोन, तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इथेनॉल इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप इसमें एसीटोन ऐड करते हो तो दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, यानी इथेनॉल इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और एक नई बॉन्डिंग बन जाती है एसीटोन और इथेनॉल के बीच में, जो कि पहले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक रहती है। इसका मतलब नया इंटरेक्शन वीक हुआ और जो पुराना इंटरेक्शन था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी नए इंटरेक्शन को तोड़ना आसान है, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। उसी तरह अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन की बात करूं, है ना, तो बच्चों यहां पर जो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 एंड CS2 इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। उसी तरह एसीटोन एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब नया इंटरेक्शन बनता है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में, तो वो काफी कम होता है। दैट्स व्हाई दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दूसरे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन करते हैं फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो देखो यहां पर जो लाइन है ये नीचे आ गई, तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन वाले और ये राउल्ट लॉ वाले। तो जब बच्चों वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब इनको मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर जो इंडिविजुअल सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो पहले वीक रहता है, लेकिन बाद में जो इंटरेक्शन बढ़ता है यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है।
तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल होगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम समझ सकते हैं जो AA एंड BB इंटरेक्शन है इट इज वीकर देन न्यू AB इंटरेक्शन। एग्जाम्पल है फिनॉल एंड एनिलीन। तो बच्चों जो फिनॉल मॉलिक्यूल है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो एनिलीन है उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। लेकिन जब फिनॉल और एनिलीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना। तो क्लोरोफॉर्म के बीच में दूसरे क्लोरोफॉर्म के बीच में केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एसीटोन एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी जो नया इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स। अब देखो हमारे पास दो कंपोनेंट है जैसे A एंड B, तो B का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है और A का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। जब हम इन दोनों को एक फिक्स कंपोजिशन में जैसे A 5% और B 95% हमने मिक्स कर दिए तो अब इस मिक्सचर में इनका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा रहता है। तो अगर हम इनको बॉइलिंग करेंगे तो बच्चों इनका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होने की वजह से ये एक साथ इवेपोरेट होंगे और वेपर फेज में भी ये सेम कंपोजिशन शो करेंगे जैसा ये लिक्विड फेज में है। तो वेपर फेज में भी कंपोजिशन सेम है और लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब दोनों अलग अलग होते हुए दोनों एक ही लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है यानी वेपर प्रेशर कम होता है। तो बच्चों जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउल्ट लॉ। इनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और इनकी कंपोजिशन स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी कंपोजिशन में ये एजियोट्रॉप शो करेंगे। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स यानी जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक। अब अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों यहां पर एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। तो ये जो कंपोजिशन है इथेनॉल एंड वाटर का, तो इथेनॉल जो है इसमें 95% है और वाटर इसमें 5% है। जब इस कंपोजिशन में इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों एक लिक्विड के जैसे बिहेव करते हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो कंपोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों सेम होगा। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इनकी कॉन्सेंट्रेशन है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही है। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखो बेंजीन टॉल्विन तो होता है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन होता है, इथाइल ब्रोमाइड एन इथाइल क्लोराइड होता है। तो बच्चों डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो बच्चों यहां पर एग्जाम्पल है बेंजीन एंड मैथेनॉल। अब देखो मैथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, लेकिन जब बेंजीन इसमें ऐड करते हैं तो बेंजीन और मैथेनॉल के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो जो नया इंटरेक्शन है वो वीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा इस सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्ट लॉ व्हेन, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो पहले और बाद में सेम होना चाहिए, यानी ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी इंटरेक्शन फोर्स। लास्ट द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो बच्चों जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शो करते हैं। एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्लोरोफॉर्म के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो जो नया इंटरेक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सल्यूट के क्वांटिटी पर निर्भर करती है,
न कि उसके नेचर पर। वो कितना है ये इंपॉर्टेंट है, वो कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हीं टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट में आपने एक सॉल्यूट डाल दिया जैसे यूरिया। तो यूरिया क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम कर देगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने यूरिया कितना मिलाया, यानी सॉल्यूट कितना ऐड किया है, न कि सॉल्यूट कौन सा है। तो चाहे आप यूरिया ऐड करो, चाहे आप NaCl ऐड करो, चाहे आप कोई और सॉल्यूट ऐड करो, वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा रेदर देन इट्स नेचर। ठीक है। तो हमने पढ़ा था ऊपर कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो केवल किसका होगा, वो उस वोलेटाइल सॉल्वेंट का होगा। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट को हमने कंपोनेंट ए माना है, यानी कंपोनेंट 1 माना है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने कंपोनेंट 2 माना है। तो राउल्ट लॉ क्या बताता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट व्हेन एट प्योर स्टेट। तो ये वाला आ गया। ठीक है। अब जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब जो है बच्चों की जो सॉल्यूट के ऐड होने से प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम कितना हुआ, डेल्टा पी, है ना। तो डेल्टा पी बराबर कितना होगा कि पहले प्रेशर कितना था, यानी P10 कितना था, अब बाद में प्रेशर कितना हो गया, P1 हो गया, है ना। तो प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना था और सॉल्यूशन में प्रेशर कितना, ये तो हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा P1 इक्वल टू ये वाला हमने रिलेशन मालूम कर लिया, है ना। तो अब देखो बच्चों, तो P1 की वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये निकल के आ गया P10 माइनस P10 इंटू X1, और बाद में जो है इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये निकल के जगह P10 और ब्रैकेट में 1 माइनस X1। अब देखो बच्चों, तो जो हमारे पास X1 है वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो हम क्या करेंगे, 1 में से X1 को माइनस कर लेंगे, तो X2 इक्वल टू टोटल मोल माइनस X1, तो ये लिखा ही है हमने। तो X1 की जगह में क्या करेंगे, हम X2 रख देंगे, तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा X2 P1, तो 1 माइनस X इक्वल टू X2। तो X2 क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब जो ये इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू X2। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा P की जगह में हमने क्या लिखा, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू X2। ये वाली एक नई इक्वेशन आ गई है ना। अब X2 क्या है, अब जो X2 है वो मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी X2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल, यानी N1 प्लस N2, है ना। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों मोल आ गए। अच्छा, अब जो सॉल्वेंट है वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है और जो सॉल्यूट है वो कम है, यानी N1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू N2। नीचे हम केवल N1 रखेंगे, तो जो नई इक्वेशन बनी वो देखो इक्वल टू हो जाएगा N2 बाई N1। अब जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम जो है इस तरह लिख सकते W/M। तो N1 के लिए W1 बाई M1 और N2 के लिए हो जाएगा W2 बाई M2, है ना। यानी कितना इसका वेट है बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल आएगा। तो अब हम N2 की जगह में लिख सकते हैं W2 बाई M2 और N1 की जगह में लिख सकते हैं W1 बाई M1, तो M1 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। तो ये नई जो इक्वेशन निकल के आई है ये मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर रही है। तो जहां पर बच्चों WN W2 क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का वेट है, वहीं M1 एंड M2 क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। तो इससे हम जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहां पर पूछा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जिट
a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of that solvent. What is the molar mass of solute? तो बच्चों सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। ठीक, तो हमारे पास जो W2 है वो सल्यूट है और M2 सल्यूट है, यानी मॉलिक्यूलर मास एंड वेट, और W1 और M1 क्या है, सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले हम देखते थे किसमें क्या दिया है। तो जो PS है वो सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर है, वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर होता है बच्चों 1.013 बार, ये वाटर का प्योर फॉर्म में प्रेशर है। और जो PS है ये सोल्यूशन का प्रेशर है, तो सोल्यूशन का प्रेशर दे रखा है 1.004 बार। ठीक है, अब हमारे पास निकालना हमें W2। तो W2 यानी सल्यूट का वेट, तो यहाँ पे 2% दे रखा है, यानी ये कितना है 2 ग्राम, है ना। उसके बाद है W1, तो W1 क्या है, सॉल्वेंट। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, क्योंकि वो 2% है, तो 100 में से 2 हो गया, तो बच्चों ये हो गया 98 ग्राम। W1 क्या हो गया, 98 ग्राम। अब हमें निकालना है M1। तो जो M1 है वो वाटर का वेट है, तो वाटर का वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम। तो सारी चीजें आ गए हमारे पास, केवल M2 निकल जाएगा। तो बच्चों देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, PS नॉट यानी 1.013 माइनस 1.004 बाई 1.013 इक्वल टू W2 कितना है 2 इंटू M1 कितना है 18 बाई M2 हमें निकालना है और W2 हमें दे रखा है 98। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा 41.35 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिया है, तो आप वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब किसी सॉल्वेंट में किसी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो बच्चों उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है और ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो उस सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। तो वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना है 373.15 केल्विन। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और अगर इसको मैं बार में काउंट करूं तो 1.013 बार। अब अगर मैं किसी सोल्यूशन की बात करूं, आपने वाटर में सुक्रोज मिलाती है, तो सुक्रोज का जो सोल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा इस टेम्परेचर पर वो अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये जो टेम्परेचर का गैप आ रहा है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट कर देता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, ये किस पे डिपेंड करता है, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप 1 ग्राम सुक्रोज मिलाओ या 1 ग्राम यूरिया मिलाओ तो दोनों सेम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करने वाले हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों अब एक ग्राफ से समझते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। तो हमने क्या करना है, वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक करना है। दो चीजें हमारे पास है, एक है प्योर सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया TB0। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया TB।
तो यहां पर दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। तो इसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आता है वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। देखो इसके बराबर होता है, इतना ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टीबी है इसको हमने नाम दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ऐसा माना गया है कि ये जो डेल्टा टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल है ना, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें लिख सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। फिर आगे जाके ये इक्वेशन बनती है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। यहां पर एम मोलैलिटी है, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और के बी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके 3 नाम है, ठीक है। और बच्चों इसकी यूनिट होती है केजी पर मोल। अब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हम बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल यानी N2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा कुछ होता है। और जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उनको हम ऐसा लिख सकते हैं W2 बाई M2। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है वो होता है, देखो है ना, W1 बाई 1000। तो ये ग्राम में हो जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों देखो ये जो M है ना उसको हम ऐसा लिखते हैं M इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो यहां पर W2 सल्यूट का वेट है और W1 सॉल्वेंट का वेट है, M2 सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, बस। तो M को हमने इस तरह लिखा, तो M की जगह में आप इक्वेशन को रख दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू ये पूरा M की वैल्यू है। तो बच्चों इस इक्वेशन से हम उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, यानी M2 कैन कैलकुलेट, अगर हमें जो है ये सारी चीजें मालूम है तो बच्चों ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इनसे हम उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, उस वाटर में सुक्रोज ऐड किया, कितना ग्राम ऐड किया, 500 ग्राम ऐड किया। तो वो अब थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बच्चों हमें क्या करना है कि सुक्रोज की अमाउंट मालूम करनी है, हाउ मच सुक्रोज इज एडिड। अब देखो ऊपर की जो इक्वेशन है उसमें हमें W2 मालूम करना है। तो पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। तो हमें निकालना है W2। तो यहां पे आ जाएगा W2 इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1 बाई KB इंटू 1000, ठीक। तो अब पहले इन चीजों को मालूम करो कि KB क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, M2 क्या है एंड W1 क्या है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मालूम करते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बात का बॉइलिंग पॉइंट कितना, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है 99.63। तो बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है 0.37 डिग्री। तो ये हो गया 0.737 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी भी आ गया। अच्छा M2 यानी सल्यूट का मोलर मास। तो यहां पर सल्यूट क्या है, सुक्रोज। तो बच्चों सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल, ठीक। अब हमें चाहिए W1। तो W1 है हमारे पास सल्यूट का वेट, तो ये है बच्चों 500 ग्राम, ठीक। और अब हमें चाहिए केबी। तो केबी आप टेंशन मत लीजिए, केबी आपको दिया होगा। तो यहां पर मैंने शायद लिखने में गलती कर दी, वैसे केबी दिया होता है। तो जो केबी की वैल्यू है वाटर के लिए वो होती है 0.52 वैसे दिया होगा।
kg पर मोल। तो अब सारी चीजों को आप इक्वेशन में रख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा W2 इक्वल टू डेल्टा टीबी कितना है 0.37 इंटू 343 इंटू W1 कितना है 500, उसके बाद ये आ गया केबी कितना 0.52 इंटू 1000। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 121.7 ग्राम। तो ये हमारा सल्यूट का वेट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस में बी डिफाइन एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। तो जब भाई लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना लाजमी है। तो यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है वो उस सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो अब मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। तो यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया TF से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि कम हो गया। और जो प्योर सॉल्वेंट है ये, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया TF नॉट। तो जो TF नॉट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और जो TF है वो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है। ठीक है, तो अब यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, तो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बाद में बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मोलैलिटी। जैसा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, उसी तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये भी सेम आ जाएगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M एंड डेल्टा TF इक्वल टू KF एंड M। तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, M मोलैलिटी, और जो KF है, KF को इस समय हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तीन नाम इसके हैं। जैसे तो सेम यहां पर इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे जैसा हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था कि जो मोलैलिटी है उसको हमने ये इससे रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर जो है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की जगह में हमने ये पूरा रख दिया है ना। और यहां पर हम जो है उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो बच्चों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर हमने KB यूज किया था, हम यहाँ पर करेंगे KF यूज, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो KF और KB है इन दोनों की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, तो दीज आर प्योरली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी। अब इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंटली हमने ये फॉर्मूला रखा है KF इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF बाई 1000 इंटू डेल्टा FUSH, और KB के लिए भी R इंटू M1 इंटू TB2 इंटू 1000 इंटू डेल्टा VAPH। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो M है वो मॉलिक्यूलर मास है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और R है गैस कांस्टेंट, और जो TF है तो TF और TB हमने ऊपर डिस्कस किया था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। और बच्चों जो डेल्टा FUS एंड डेल्टा VAPS है ये जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन ऑफ दैट सॉल्वेंट। इसका मतलब सारी चीजें सॉल्वेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो जो KF और KB है
वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेंगे, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसीलिए सेम सॉल्वेंट के लिए केएफ और केबी की वैल्यू भी सेम होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल है जहां पर कई सारे सॉल्वेंट हैं और इन सॉल्वेंट के लिए हम केबी और केएफ की वैल्यू पता करेंगे। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो केबी की वैल्यू 0.52 होती है, तो केएफ की वैल्यू 1.86 होती है। इथेनॉल के लिए ये इतनी होती है और केएफ में इतनी होती है। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी और केएफ की वैल्यू अलग अलग होगी। तो केएफ और केबी किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे पूछा है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर यानी सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो हमें 5% ग्लूकोज के सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है, एफ नॉट माइनस टी एफ के बराबर। अच्छा, तो जो टी एफ होता है वो होता है के एफ इंटू एम के बराबर, मोलालिटी के बराबर, है ना। अच्छा, मोलालिटी तो हम आराम से यहाँ पर मालूम कर लेंगे, पहले मोलालिटी मालूम करते हैं। तो एम इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, है ना। अच्छा, अब देखो, तो यहां पर जो W2 है, W2 यानी सल्यूट का ग्राम में वेट, तो वो है बच्चों, सल्यूट कौन सा है? ग्लूकोज है, तो 5 ग्राम हो जाएगा। 5 इंटू 1000 बाई M2 यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, तो 180 हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें इसका W1 यानी सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है हमारे यहाँ पर? 100 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.278, है ना। तो ये ग्लूकोज का हमने मोलालिटी निकाली, ग्लूकोज की मोलालिटी। ठीक, अब इसी तरह हम जो है सुक्रोज की मोलालिटी भी निकालेंगे। आप बोलोगे सुक्रोज की मोलालिटी क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? केएफ चाहिए। तो अगर हम सुक्रोज की मोलालिटी निकाल देंगे और डेल्टा टीएफ निकाल देंगे तो हमें केएफ की वैल्यू मालूम चल जाएगी, है ना। तो एम मालूम चल गया, केएफ के क्या करेंगे देखो, तो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई एम। तो के एफ मालूम करने के लिए हमें सुक्रोज के सोल्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो डेल्टा टी एफ, पहले सुक्रोज के लिए मैं डेल्टा टी एफ निकालता हूं, तो डेल्टा टी एफ फॉर सुक्रोज। तो बच्चों यहां पर देखिए, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 और सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट है 271। तो हम इसको इसमें माइनस कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2.15। अच्छा, ये जो है डेल्टा टीएफ हमें मिल गया है सुक्रोज के लिए। अब सुक्रोज की मोलालिटी, तो यहां पर सुक्रोज की मोलालिटी देखो, M इक्वल टू W2, तो W2 सुक्रोज कितना है? 5। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 342 इंटू 1000 बाई यहाँ पर 100 आने वाला है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.146। तो ये सुक्रोज के लिए एम हमें मालूम चल गया है। तो अब हम केएफ की वैल्यू सुक्रोज से मालूम करेंगे। तो डेल्टा टीएफ कितना है? 2.15 बाई 0.146। केएफ इक्वल टू हो जाएगा 2.15 बाई 0.146। ये केएफ हो जाएगा, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो, केएफ भी हमें मालूम चल गया है और ग्लूकोज के लिए एम भी मालूम है। तो अब देखो यहां पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू केएफ है 2.15 बाई 0.146 इंटू एम कितना है? 0.278। ठीक है। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा यहां पर 4.09 डेल्टा टीएफ निकल के आ जाएगा। तो हमें मालूम करना है ये वाला टीएफ मालूम कर। तो डेल्टा टीएफ हमें मिल गया है, तो टीएफ कैसे मालूम करेंगे? जगह भी नहीं यहाँ पर वह की, यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है टीएफ इक्वल टू हो जाएगा 273.15 माइनस 4.09।
तो ये निकल के आ जाएगा 269.06 केल्विन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कहां से मालूम चलेगा? ये डेल्टा टीएफ से, सॉरी टीएफ से, है ना। तो पहले हमने डेल्टा टीएफ मालूम किया, फिर उसके बाद टीएफ 0 तो दे ही रखा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोसिस से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो या वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अंदर है और सॉल्वेंट बाहर है, और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यानी दोनों को डिवाइड किया गया है बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब मुझे ये बताओ कि कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है। तो बच्चों कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, सॉल्वेंट के अंदर कंसंट्रेशन कम है। ठीक, तो सॉल्वेंट जो है पूरी तरह वाटर है और सॉल्यूशन में जो वाटर कंटेंट है वो कम है। तो हमेशा बच्चों वाटर का फ्लो ज्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ होगा। और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ताकि वाटर इक्वल हो सके। तो अब ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर? तो यहां पर साफ साफ लिखा है बच्चों, देखो है ना, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इफ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन the solvent molecule will flow through membrane from pure solvent to the solution. This process of flow of solvent is called osmosis. तो बच्चों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन की तरफ, और किससे पार हो जाते हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया ऑस्मोसिस। अब जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें पोर होते हैं। तो ये पोर इस साइज के होते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल तो आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल इससे पार नहीं होते हैं ड्यू टू द पोर साइज। तो समझो एक बैरियर का काम करती है सल्यूट मॉलिक्यूल के लिए। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मोस्टली वेजिटेबल ओरिजिन होती है, यानी ऑर्गेनिज्म से मिलती है, यानी नेचुरली होती है, और सिंथेटिक भी बना सकते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस जैसे ये पिग ब्लेडर से बनती है, पार्चमेंट पेपर से बनती है, और कई बार जो है सिंथेटिक भी हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम सेलोफेन। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट पेपर भी बन सकता है, और पिग ब्लेडर भी यूज हो सकता है। तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल या पोर होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को तो जाने देते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को जाने नहीं देते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब यहां पर एक डायग्राम से मैं आपको इस प्रेशर को समझाने की बात करता हूं। तो इधर है सॉल्यूशन और इधर है सॉल्वेंट, इधर वाटर ज्यादा है और इधर वाटर कम है ना। तो बच्चों जो ऑस्मोसिस है उसमें वाटर का जो फ्लो होता है वो इधर से इधर की तरफ आता है, वाटर का फ्लो, ताकि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो अभी जो प्रेशर है वो सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन की तरफ है, तो इधर प्रेशर लग रहा है। तो अगर मैं इस प्रेशर को यहां से रोकने की कोशिश करूं तो वो प्रेशर जो इस फ्लो को, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के काम आता है या रोक देता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस को रोकने में जितना प्रेशर हम लगाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर इक्वल हो जाता है दोनों तरफ तो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बीच में रहेंगे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ है, ठीक। और जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अमाउंट पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही बढ़ने वाली है। अच्छा अब इसको इक्वेशन में कैसे रखेंगे देखो।
तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई इक्वल टू होता है CRT, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डिपेंड अपॉन C यानी कॉन्सेंट्रेशन, R यानी गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर जो C है कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम जो है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम से डिनोट कर सकते हैं। तो C की जगह ने हमने लिखा N/V। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पाई V इक्वल टू nRT। अब जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल को हम जो है W2/M2 भी लिख सकते हैं, यानी वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो अब जो नई इक्वेशन आएगी वैसे आएगी, पाई V इक्वल टू W2/M2 इंटू RT। तो यहां पर देखो M2 मतलब सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, तो हम इस मेथड से सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो M2 इक्वल टू W2 इंटू RT बाई पाई V। तो ये जो तीनों मेथड है, तीनों नहीं चारों मेथड है, इनसे हम मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इन चारों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ किन किन का होता है, प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल का, लार्ज मॉलिक्यूल का, खासकर पॉलीमर का। ठीक, अब देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एडवांटेज ओवर द अदर मेथड। दूसरे मेथड से इसका एडवांटेज ज्यादा क्यों है, क्योंकि the pressure measurement is around the room temperature and molarity of the solution is used instead of molality। बाकी आपने दोनों चीजें देखी होंगी, उसमें मोलालिटी यूज होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मोलारिटी यूज करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। और दूसरा सारी चीजें रूम टेम्परेचर पर ही हो रही हैं, वहां पर आपको टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी काम हो रहा है। अब देखो अगर दूसरी प्रॉपर्टी से हम इसको कंपेयर करें तो बच्चों वहां पर जो वैल्यू आएगी ना वो काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करने पड़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका यूज होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, स्पेशली फॉर बायोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन हो गया। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, तो इट इज नॉट सुटेबल एट हायर टेम्परेचर। और दूसरा ऐसे पॉलीमर जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो बच्चों वाटर सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो मोलैरिटी ढंग से नहीं आएगी, और दूसरा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलैरिटी पर फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इसके दो डिसएडवांटेज हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो दो सॉल्यूशन होते हैं जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है एट गिवन टेम्परेचर। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हमने दो सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड किया गया है, तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का भी होने वाला है। इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि किस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों अगर हम 0.9% NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं, कितना है 0.9% मास बाय वॉल्यूम, तो उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है इंजेक्शन बनाने में। जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होते हैं, जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं, उनको डिसॉल्व करने के लिए हम 0.9% NaCl सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ताकि वो हमारे ब्लड में जाके RBC के साथ कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी शो नहीं करे और कोई भी हार्मफुल रिएक्शन पैदा न हो। तो अब इसी तरह से दो और सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इनको हम एक डायग्राम से समझते हैं। आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने ब्लड सेल रख दी। कौन सी सेल रख दी? ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर जो है एक सॉल्यूशन है, बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, जिसका अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आपने इसके बाहर ऐसा सॉल्यूशन रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा है। तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो बच्चों इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो होगा क्या कि अंदर से जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है।
ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन होगी वो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, सेल विल बी श्रिंक, अपने साइज को सिकोड़ लेगी। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl से कम है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस समय जो है बाहर का फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा, तो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी। इस तरह से हम हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों ही सॉल्यूशन हमारी जो बायोलॉजिकल सेल है या आरबीसी है उसके लिए खतरनाक होते हैं। हमें सॉल्यूशन को हमेशा आइसोटोनिक रखना होता है, तो न तो वाटर अंदर जाए न तो वाटर बाहर जाए। अब यहां पर एक कैलकुलेशन और करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो बच्चों यहां पर पूछा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by solution prepared by dissolving 1 ग्राम of polymer, मोलर मास इतना और वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाओ पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक, या पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ठीक। अब देखो टी और आर हमें मालूम होना चाहिए और एन और वी हम निकालेंगे। तो यहां पर टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, टी इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर की वैल्यू ऑलरेडी दी होती है बच्चों, तो आर होता है 8.314। तो अगर मैं इसको पास्कल में लिखूंगा तो ये होता है 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केजी मोल, ठीक। तो अगर इसको मैं पास्कल में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। तो ये हमें आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल, तो n इक्वल टू होता है W बाई m। तो W दे रखा है 1 ग्राम और m दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अच्छा, अब V की बात करें तो बच्चों यहां पर जो V है वो है 450 ml, लेकिन हमें इसको लीटर में लिखना है, तो लीटर में हो जाएगा 0.45 लीटर, ठीक। तो अब सब चीजों को हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो पाई इक्वल टू, पहले n की वैल्यू करते हैं, तो 1/185 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो, इंटू 1/v, तो 1/v कितना है 1/0.45 इंटू r कितना है 8.314 इंटू 10 की पावर 3 और t कितना है 37। काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 30.96 पास्कल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कई सारे ऐसे डे टू डे लाइफ में फिनोमेना होते हैं, इंसिडेंट होते हैं जो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रॉ मैंगो को, कच्चे आम को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर का वाटर पूरा के पूरा लूज हो जाता है और वो श्रिंक होके अचार में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह के कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे मैंने आपको ब्लड सेल का एग्जाम्पल दिया था कि ब्लड सेल स्वेल भी हो सकती है और ब्लड सेल श्रिंक भी हो सकती है। तो एक और मेडिकल टर्म ऑस्मोसिस से जुड़ा है एडिमा। तो एडिमा वो कंडीशन होती है जहां पर पेशेंट के हाथ और पांव, खासकर पांव सूज जाते हैं। तो सूजन इसलिए होती है कि वाटर का रिटेंशन होता है। तो बच्चों ऐसे लोग जो सॉल्ट को काफी मात्रा में इंटेक करते हैं या ऐसा फूड लेते हैं जिसमें सॉल्ट की कंटेंट ज्यादा होती है, तो उनके टिश्यू में या इंटरस्टिशियल सेल में वाटर का रिटेंशन होने लगता है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एडिमा। तो बच्चों कई सारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल हमें ऐसे मिल जाएंगे जो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसको लीफ तक पहुंचाता है, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम प्रिजर्वेशन के तौर पर सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर को ऐड करते हैं। तो जो शुगर और सॉल्ट है वो बैक्टीरिया से उस पर्टिकुलर फूड को प्रिवेंट करती है, तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अच्छा, लास्ट हम डिस्कस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिससे हम रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इधर हमारे पास सॉल्ट वाटर है, यानी ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पर फ्रेश वाटर है, यानी ये है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों सॉल्वेंट में वाटर ज्यादा है और सॉल्ट में वाटर कम है। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहां से वाटर का फ्लो इधर होता है नॉर्मल ऑस्मोसिस में।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ऑस्मोसिस रुक जाता है, दोनों साइड प्रेशर इक्वल हो जाता है तो ये ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन अगर इस प्रेशर को बढ़ाया जाए, यानी अगर हम इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रखते हैं तो बच्चों अब जो वाटर है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में माइग्रेट होने लगता है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके अंदर का जो वाटर है वो जो है इधर निकलने लगता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सॉल्ट यहीं छूट जाता है। इसका मतलब कि सॉल्ट से हम वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हम वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। जो सी वाटर है उसको प्यूरिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो ऑस्मोसिस हो सके वो रिवर्स डायरेक्शन में हो सके। तो बच्चों इसके लिए हमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है जिसका नाम है सेल्यूलोज एसिडेट। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसिडेट की बनी होती है जो इम्प्योरिटी के लिए इम्परमेबल होती है लेकिन वाटर के लिए परमेबल होती है। तो कई सारी कंट्रीज में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एबनॉर्मल मोलर मास। तो मोलर मास को कैलकुलेट करने में एबनॉर्मलिटी क्यों होती है और इसमें कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो सब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वन बाय वन हम सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है एक कैटायन में और एक एनायन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मोल KCl जिसका वेट है 74.5 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करूं तो 1 मोल पार्टिकल से एक K+ और एक Cl- आयन रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल पार्टिकल 2 मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि अगर हम इंटर आयनिक इंटरेक्शन को इग्नोर कर दें तो 1 मोल ऑफ KCl in 1 kg of water would increase the boiling point by 2 into 0.52 K, तो वो 1.05 केल्विन आएगा। तो 1 मोल KCl 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड। तो पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है अगर हमें ये नहीं मालूम कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है किसी सल्यूट का तो हम ये कंक्लूड करके चलते हैं कि 2 मोल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास है 74.5 ग्राम, तो 1 मोल KCl का वेट होना चाहिए 37.25 ग्राम। तो कंक्लूजन ये है कि जब किसी सल्यूट का डिसोसिएशन होता है तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास है वो हमेशा कम होता है उसकी ट्रू वैल्यू से, क्योंकि आप वो 1 मोल के लिए काउंट कर रहे हो और डिसोसिएशन के बाद उसके नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये बताता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो जाते हैं यानी डाइमर बनाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इथेनोइक एसिड जो बेंजीन में जाने के बाद 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं यानी डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल बन गया, 2 पार्टिकल का 1 पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ पर जो डाइमर बन रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिड्यूस कर देगा, तो जो मोलर मास है उसमें भी अब एबनॉर्मलिटी आनी लाजमी है। तो इस तरह से हम इसको शो करवा सकते हैं। ये एसिडिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड है और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर बना लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइमर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथेनोइक एसिड, तो अगर ये सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट होता है तो इसके लिए डेल्टा TB या डेल्टा TF की वैल्यू हमेशा हाफ होगी इसकी नॉर्मल वैल्यू से। तो बच्चों अब क्या होगा कि जो मोलर मास है ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जो एसोसिएशन दिखाता है तो बच्चों उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी उसकी ट्रू वैल्यू से। तो कंक्लूजन ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सॉल्यूट जो या तो डिसोसिएट होते हैं या तो एसोसिएट होते हैं तो इनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होगी। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉन्ट हाफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है फैक्टर I। इसको हम बोलते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर। तो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो ये बताता है कि द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं और एसोसिएट हुए हैं।
तो I को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट एसोसिएट हुए हैं बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो बच्चों यहां पर जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसको हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, और वो किसके बेसिस पे किया है कि जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई। तो हमेशा मान के चलते हैं कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो न तो डिसोसिएट होता है और न ही एसोसिएट होता है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों अगर किसी सॉल्यूट का एसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, अगर उसका डिसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों हम अब ऐसा करेंगे कि जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास जो मोलर मास आएगा वो ट्रू मोलर मास होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज में I को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, I को मल्टीप्लाई कर दिया N2 बाई N1 से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बस हम क्या करेंगे, I को जो है मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू से। तो बच्चों हमारे पास जो भी अब मोलर मास आएगा उसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी काउंट होगा। तो जो भी मोलर मास की वैल्यू आएगी अब वो ट्रू वैल्यू के लगभग बराबर होगी। एक क्वेश्चन लगाते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। I की वैल्यू दे रखी है, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जो है CaCl2 की अमाउंट मालूम करनी है, यानी W मालूम करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, और इसमें वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करेंगे इनटू I। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई इक्वल टू ICRT, I इंटू C को हम लिखेंगे NYVRT। ठीक, तो हमें निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल निकालो उसके बाद हम उसका वेट निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आएगा N इक्वल टू पाई V बाई IRT। तो हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू है 0.75, यहाँ पर V की वैल्यू है देखो 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर आ जाएगा, बाई I की वैल्यू कितनी है 2.47 इंटू R की वैल्यू यहाँ पर आ जाए 0.0821 लीटर, और इनटू टेम्परेचर जो है यहाँ पर सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो हमें इसको केल्विन में चेंज करना है। तो 73 and 27 300 केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.0308, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब हमें वेट मालूम करना है, तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो CaCl2 है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 111 ग्राम पर मोल। यहाँ पर 0.0308 इंटू 111, तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 3.42 ग्राम, 3.42 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो सोल्यूशन करेगा जिसमें नंबर ऑफ I ज्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो अब आप चेक करो, यूरिया पार्टिकल 1, KNO3 पार्टिकल 2, N2SO4 पार्टिकल 3, ग्लूकोज पार्टिकल 1, क्योंकि जितना ज्यादा I होगा उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो सॉल्ट कौन सा ये है, K4FeCN6। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप पहले सबके लिए चेक करो। तो K4FeCN6 में टोटल कितने आयन हो रहे हैं बच्चों, 5 आयन हो रहे हैं, 5 आयन, 4 पोटेशियम और ये पूरा 1। तो आप चेक करो 5 आयन किसके पास है। तो बच्चों 5 आयन आते हैं Al2SO4 3, 3 इसके पास और 2 इसके पास, टोटल 5। इसके पास केवल 2 आयन हो रहे हैं, इसके पास 4 हो रहे हैं और इसके पास 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किससे मैच कर रही है, Al2SO4 3 से। तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन कितने जनरेट हो रहे हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा A। अच्छा एक टेबल देख लीजिए, इस टेबल में कुछ आयनिक सॉल्यूट लिए गए हैं और उनकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रही है जब वो 100% डिसोसिएट होते हैं या पार्शली डिसोसिएट होते हैं। तो देखो बच्चों NaCl के लिए
ये वैल्यू आएगी 2। तो 2 का मतलब ये कितने आयन प्रोड्यूस करता है, तो बच्चों NaCl में एक Na+ और एक Cl 2 आयन प्रोड्यूस करता है। तो जितने नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ही क्वांटम फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। KCl के लिए भी 2 होगा, MgSO4 के लिए भी 2 होगा और K2SO4 के लिए 3 हो जाएगा। ये जब तभी होगा जब बच्चों कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम रहेगी। तो बच्चों ये था हमारे पास सॉल्यूशन फुल चैप्टर रिवीजन NCERT लाइन टू लाइन। इस चैप्टर में कई सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो बन चुका हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो को आने में। तो अब आपको क्या करना है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल लगाने हैं, तो तब जाके इस चैप्टर में आप परफेक्ट होगे। तो बच्चों इस चैप्टर का PDF आपको रिवीजन करने के लिए chemistrypage.in वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में ये सारी चीजें पाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, DPPs है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, DPPs डाउनलोड कर सकते हैं, PYQs है, हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स हैं। ये सब चीजें नीट की परफेक्ट तैयारी के लिए हम 300 रुपए में ये पूरा पैकेज आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप पसंद आए तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।